अगर आपका दुश्मन आपकी बढ़ती हुई क्षमताओं, आपकी बढ़ती हुई ताकत को लेकर ये कहे कि देखिए ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर इस बात को मान सकते हैं कि ये क्षमता, ये ताकत अर्जित करने को लेकर आप सही कर रहे हैं। और अगर इसे अर्जित कर लेते हैं तो आपके इसी दुश्मन को, जो कि आपको सलाह दे रहा है कि ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, ये एक्चुअली उसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर कितना भी इनलॉजिकल माइंड से सोचा जाए तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यही होता है। और ऐसे ही कुछ F-35 के मामले में भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मिला है। देखिए, आज F-35 की खरीद को लेकर मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब दूंगा, स्पेशली वो बात को लेकर जिसमें इसे कबाड़ कहा जा रहा है, व्हाइट एलिफेंट कहा जा रहा है और इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के एक पुराने अधिकारी जिनका नाम जियाउल हक शमी है, इन्होंने दरअसल F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इन्होंने भारत के लिए इसे एक व्हाइट एलिफेंट करार दिया है और इसके पीछे इनका कारण है प्रति यूनिट इसकी कीमतें, साथ ही इसकी लगातार परिचालन को लेकर लागत और साथ ही सर्विस अवेलेबिलिटी। इन्होंने ये कहा है कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने F-35 ना कहते हुए 5th जनरेशन के फाइटर जेट की बात की है कि इसे खरीदना बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो अब ये किसके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? अगर ये वाकई में 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना बहुत नुकसानदायक है, बहुत खर्चीला है और लगातार इसे मेंटेन रखना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, तो ये आपकी इकोनॉमी के हिसाब से सूटेबल नहीं है। लेकिन आप तो चाइना से भी J-35 खरीद रहे हैं, टर्की से कान खरीदने की बात करते हैं, और आपकी इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो वो तो इस लायक भी नहीं है कि आपके टैंकों में डीजल वगैरह डलवा दे। लेकिन वहीं पर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो न केवल हम लोग हमारी इकोनॉमी को दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि 5th जनरेशन और इवन 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स भी खुद घर पर तैयार कर रहे हैं। और वो जब तक तैयार नहीं हो जाते, उसकी विंडो को फुलफिल करने के लिए विदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कुछ की मात्रा में खरीदने की बात करते हैं, जिसको लेकर हमें रिक्वायरमेंट भी है और साथ ही हमारे देश की इकोनॉमी भी इसे परमिट करती है। यानी हम इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। फिर हम F-35 खरीदें या फिर Su-57 खरीदें। इसके बाद इन्होंने इसे रफाल के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये कहा कि डसॉल्ट का जो रफाल खरीदा गया है भारत का, इससे ज्यादा परिचालन लागत लगेगी, खरीदना भी ज्यादा महंगा होगा और साथ ही मेंटेनेंस वगैरह भी रफाल की तुलना में कई गुना ज्यादा होगा। तो ये बात तो ऑब्वियस सी है। रफाल 4.5 जनरेशन है और ये 5th जनरेशन है, तो दोनों की कीमतों में, उनके परिचालन कीमतों में और साथ ही रखरखाव में अंतर तो होगा ही होगा। और आगे ये कहते हैं कि इस तरह से भारत कमजोर हो सकता है क्योंकि एक अलग से वित्तीय बोझ इनके ऊपर पड़ेगा। तो वित्तीय बोझ तो पड़ेगा, लेकिन उस बोझ की वजह से हम लोग कमजोर होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे देश की GDP तय करेगी। क्योंकि हम न केवल F-35 Su-57 को खरीदने की बात करते हैं, बल्कि हमारी नौसेना के लिए भविष्य में 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक तैयार करने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए रफाल की कीमतों को लेकर, तो रफाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके बावजूद इसकी कीमतें ऑलमोस्ट F-35 के बराबर ही है। बहुत ही थोड़ा अंतर कीमतों को लेकर देखने के लिए मिलता है। साथ ही इन्होंने भारत के सामने F-35 खरीद लेने के बाद जिस तरह की परेशानियां आएंगी, उसे अपने F-16 से कंपेयर कर दिया है कि देखिए हम लोग F-16 खरीदने के बाद इसे मेंटेन करने, इसका परिचालन करने में काफी स्ट्रगल करते हैं। तो बात वही आ गई कि आपकी इकोनॉमी उस लायक है ही नहीं कि वो F-16 का भी गुजारा भसारा कर ले। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी दूसरे देश की इकोनॉमी भी उसे इस बात की छूट नहीं देती कि वो F-35 का मेंटेनेंस वगैरह सही समय पर कर पाए या फिर ना कर पाए। ये वही देश जानता है और उसी को डिसाइड करने दीजिए। फिर इन्होंने कहा कि भारत की वायुसेना के लिए प्रासंगिक तौर पर F-35A, जो कि ट्रेडिशनल टेक ऑफ लैंडिंग के साथ आता है, वो सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर वित्त वर्ष 2024 तक की बात की जाए तो इनकी कीमतें प्रति यूनिट $80 मिलियन के आसपास होगी। साथ ही इसके स्पेयर पार्ट्स, इसके अंदर लगने वाले हथियार, निर्यात टैक्स वगैरह और साथ ही इसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिला लिया जाए तो 100 से लेकर $110 मिलियन प्रति यूनिट कीमतें पड़ेंगी। और अमेरिका की ही एक संस्था GAO द्वारा इसकी फ्लाइट पर आवर $36,000 बताई गई है। जबकि रफाल की बात की जाए तो रफाल को 1 घंटा उड़ाने में $16,500 लगते हैं। तो ये बात भी हम सभी लोग जानते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट होती है वो नॉन स्टेल्थ की तुलना में ज्यादा होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान हमारे बजाय आपको रखना चाहिए कि जब आप J-35 खरीदेंगे चाइना से तो उसकी फ्लाइंग कॉस्ट क्या आप अफोर्ड करते भी हैं। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार
ये दावा किया है कि जो F-35 की सर्विस अवेबिलिटी है वो 51% की है। यहाँ पर सर्विस अवेबिलिटी से मतलब ये होता है कि आपके पास जितने विमान हैं उनमें से कितने % विमान एनी टाइम रेडी टू वॉर रहते हैं। अगर 100 का आंकड़ा आपके पास है तो उसमें से केवल 51 F-35 हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार होंगे, इतनी इनकी सर्विस अवेबिलिटी मानी जाती है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि अगर भारत अपनी जरूरत के लिए 36 विमान खरीदना चाहे तो 36 में से केवल 18 ही एनी टाइम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। अगर 100 खरीदते हैं तो केवल 50 रहेंगे। तो इसका सीधा सा संबंध भी मेंटेनेंस के ऊपर निर्भर करता है। आप किस लेवल पर मेंटेनेंस में खर्च करते हैं उसी हिसाब से आपके विमानों की सर्विस अवेबिलिटी निश्चित होती है। और अगर सर्विस अवेबिलिटी की ही स्पेशली बात की जाए तो हमें रशियन विमान उड़ाने का दशकों का अनुभव है। अगर रशियन विमानों की बात की जाए तो उनकी नॉन स्टेल्थ विमानों की सर्विस अवेबिलिटी भी 60-65% के आसपास ही रहती है। बेड़ा बहुत ज्यादा नया हुआ तो 70% के आसपास होगी। तो सर्विस अवेबिलिटी को लेकर भी हम लोग अपने आप में प्रिपेयर हैं। फिर इन्होंने आगे ये भी कहा कि F-35 खरीदने के बाद भारत के सामने मिड ईयर ऑयल रिफ्यूलिंग के लिए भी समस्याएं जाएंगी। तो ये डिस्कस भी हम लोग कर चुके हैं कि F-35 छोड़ दीजिए, अमेरिका के किसी भी विमान को लेकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर नहीं है। और अगर हम लोग MRFA में 114 विमान F-35 खरीदना चाहें तो पहले कम से कम हमें $6 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बात तो ऑब्वियस सी है, सभी जानते हैं और दिख भी रही है। तो इस तरह की इन्होंने कई सारी बातें वैसी वाली बताई है जो कि भारत के संदर्भ में उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और सबसे बड़ी बात की दिखाई देती है। आगे और भी इन्होंने बकवास की है लेकिन मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके द्वारा भी किया गया कि आप भी किसी जमाने में F-35 को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और उसे न खरीदने की वकालत कर चुके हैं। तो देखिए, मैं उसके ऊपर आज भी निर्भर हूं। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना कुछ के नंबर में खरीदना चाहे तो उसके पीछे मैं आपको कारण बता चुका हूं। ये उनका अपना खुद का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि कीमतें वगैरह सब कुछ ज्यादा है। इसको लेकर भी हम लोगों ने कुछ हद तक विरोध किया होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा विरोध का कारण रहा होगा वो ये रहा होगा कि इसके साथ अमेरिका की कंडीशंस वगैरह आती है। इन फ्यूचर अमेरिका ट्रैप में फंसा सकता है। तो इसको लेकर अगर किसी तरह की कोई गारंटी मिल जाती है तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर स्पेशली कबाड़ वाली बात अगर सामने आती है तो आपको शायद याद होगा, आप लंबे समय से अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो एक बार मैंने आपको इसका आंसर भी दिया था कि देखिए, F-35 के मेंटेनेंस को लेकर कई सारे देश स्ट्रगल कर रहे हैं। जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन सभी देशों की तुलना में अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल से कभी भी इस तरह की समस्याएं सुनने के लिए नहीं मिली कि उनके पास सर्विस अवेबिलिटी F-35 की बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन इन्होंने तो अपग्रेडेशन भी अपने हिसाब से कुछ ऐसा कर लिया कि इनके लिए लगभग F-35 वैसा ही काम कर रहा है जैसा अमेरिका के लिए F-22 रैप्टर करता है। तो कहने का मतलब आपके अंदर भी दम होना किसी चीज को मेंटेन करने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया बनकर रहेंगे, साउथ कोरिया बनकर रहेंगे तो F-35 आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत ही ज्यादा लेंदी है। लेकिन अगर इजराइल बनकर इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपके लिए उपयोगी भी साबित हो सकता है। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो वायुसेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए।